हेलो फ्रेंड्स। आइए मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, ये वर्ष 2026 की घटना चक्र का नवीनतम संस्करण है और इसमें विभिन्न राज्यों के पीसीएस और आईएएस प्रारंभिक परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल किया गया है और उनके साथ साथ व्याख्या दी गई है। व्याख्याएं अति महत्वपूर्ण हैं। आगामी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न बनने की संभावना है। मेरी सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता के लिए इन्होंने विशेष योगदान दिया था और अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए, आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ये घटना चक्र में पीवाईक्यू से पहले नोट्स दिए हैं और नोट्स गागर में सागर हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो देख लेते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, मौर्य वंश की राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य या कौटिल्य। वह अधिकांश भारत को एक प्रशासन के अधीन एकीकृत करने वाला प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने भारत के बहुत बड़े भाग पर शासन किया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक था उसका विस्तार? उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भाग को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। ठीक है, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा भूभाग था जो चंद्रगुप्त मौर्य के पास था। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। तो किसका पुत्र माना गया है मुद्रा राक्षस में? ये विशाखादत्त की एक पुस्तक है लिखी हुई, मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। ठीक है, देखिए जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं, प्लीज़ इनको ध्यान से देखिएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और इनमें से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? वर्सल तथा कुलहीन भी कहा गया है। तो मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है? ये मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की पुस्तक है लिखी हुई। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें वर्सल और कुलहीन कहा गया है। घुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सिविल सर्विसेज में आए हुए हैं और भविष्य में भी आने की संभावना है। कई बार पूछे जा चुके हैं। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। नंबर 1 है देवी चंद्रगुप्तम, नंबर 2 है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंदितक, जो अप्राप्य है, मतलब प्राप्त नहीं है ये। ठीक है, क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी, ठीक है, तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर। तो क्षेमेंद्र की पुस्तक कौन सी लिखी हुई है? वृहत कथा मंजरी। और सोमदेव की कौन सी पुस्तक है? कथा सरित सागर। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है दोनों पुस्तकें। इन दोनों पुस्तकों में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शूद्र होने का विवरण कहाँ से मिलता है? तो ये बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर दो पुस्तकें हैं, इनमें जो है इनका विवरण मिलता है। ठीक है, अच्छा, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था। तो बौद्ध ग्रंथ जो महाबोधि वंश है वो क्या कहता है कि चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। हेमचंद्र को चौधरी कह रहे हैं कि ये तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र था। ठीक है,
जो मोर पालते थे और मोरों की देखभाल करते थे, तो उनका पुत्र था ये, उनकी पुत्री का पुत्र था। ठीक है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो विलियम जोन्स क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को? सेंड्रोकोटस। ठीक है। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में कहा है। मतलब ये एपियन और प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं? एंड्रोकोटस। ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है कई कई बार पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। अच्छा, जस्टिन, ये जो नाम है एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, ये कंफ्यूज करते हैं। प्लीज़ इनको ध्यान से तैयार कीजिएगा। परीक्षा में जब आप जाएंगे पेपर देने के लिए तो वहाँ कंफ्यूज करते हैं ये। तो देखिए, एपियन और प्लूटार्क, ठीक है, इसका एक जोड़ा बना लीजिए। एपियन ए से है और एंड्रोकोटस भी ए से है। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो एपियन और प्लूटार्क का जोड़ा बना के एंड्रोकोटस को तैयार कर लीजिए। और विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने इन्हें क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। ठीक। तो इसमें विलियम जोन्स में लास्ट में से आया है। ठीक है। तो इसकी ये बिंदी भी आई है, अंक की बिंदी। ठीक है। ऊपर जो लगा है अनुस्वार, तो सेंड्रोकोटस में भी पहले से है और अनुस्वार भी लगा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है विलियम जोन्स सेंड्रोकोटस को याद रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जस्टिन स्ट्रैबो तथा एरियन ने, जस्टिन स्ट्रैबो और एरियन ने सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। तो विलियम जोन्स तो सेंड्रोकोटस कहते हैं। ठीक है। विलियम जोन्स सेंड्रोकोटस कहते हैं, जस्टिन स्ट्रैबो और एरियन भी सेंड्रोकोटस के रूप में कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। तो ये इनका जोड़ा आप बना सकते हो, विलियम जोन्स, जस्टिन स्ट्रैबो और एरियन। ठीक है। इनका तो सेंड्रोकोटस हो गया और बाकी आपका एपियन प्लूटार्क जो है एंड्रोकोटस हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है। तो जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर से मिला था। ठीक है। ऐसा किसका कहना है? प्लूटार्क और जस्टिन का। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। तो जो चाणक्य या कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र राजनीतिक ग्रंथ लिखा है, तो ये ऋषि चाणक्य के पुत्र थे। ठीक है। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। आजकल तक्षशिला पाकिस्तान में है। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। तो चाणक्य के कितने नाम हैं? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है। पुराणों में उसे द्विजसर्भ या श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। तो पुराणों में क्या कहा गया? द्विजसर्भ। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ठीक है। तो जो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है तो उसमें क्या है? शासन के सिद्धांत। ठीक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्वामी, नंबर 2 आमात्य, नंबर 3 जनपद, नंबर 4 दुर्ग, नंबर 5 कोश, नंबर 6 दंड, नंबर 7 मित्र। ठीक है। एक बार और पढ़ देता हूँ क्योंकि सप्तांग सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं कई बार के ऑप्शन में दे दिया जाता है, निम्न में से कौन सा राज्य का सप्तांग सिद्धांत
कौटिल्य के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो स्वामी नंबर 1 पर, नंबर 2 अमात्य, नंबर 3 जनपद, नंबर 4 दुर्ग, नंबर 5 कोश, नंबर 6 दंड, नंबर 7 मित्र। इनकी व्याख्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है, अच्छा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, ये शासन प्रशासन व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ है अर्थशास्त्र। वैसे तो वर्तमान समय में अर्थशास्त्र जो अर्थनीति से संबंधित या आर्थिक क्षेत्र से संबंधित बात होती है तो अर्थशास्त्र में वो सब लिखा रहता है, लेकिन ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये राज्य के शासन प्रशासन से संबंधित इसकी किताब है। ठीक है, कौटिल्य की। अपितु यह राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र क्या है? राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ। इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस या इल प्रिंसिपे से की जाती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने दक्षिण भारत की भी विजय की थी, कर्नाटक तक इनका राज्य क्षेत्र था। ठीक है, जैन एवं तमिल साक्ष्य चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, 25 वर्ष की अवस्था में बैठ गया था ये गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। ठीक है, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अच्छा यहाँ से तो हो गया। राजनीतिक तौर पर भारत के अधिकांश भाग का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। ठीक है, छोटी छोटी रियासतें थी तो चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करके इन सभी को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। उत्तर पश्चिम की प्रारंभिक विजयों में उसने व्यास सिंधु के बीच के पंजाब प्रदेश पर अधिकार कर लिया, जो आजकल पाकिस्तान में है क्षेत्र। ठीक है, तो जो उत्तर पश्चिम की प्रारंभिक विजय थी उसमें व्यास और सिंधु नदी के बीच के जो पंजाब का प्रदेश है उसे अपने अधिकार में कर लिया और आगे चलकर उसका नियंत्रण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना नियंत्रण कहाँ तक कर लिया? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैल गया। देखिए कहाँ तक फैल गया। ठीक है, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक पहुँच गए चंद्रगुप्त मौर्य, वहाँ तक जो है इनका राज्य क्षेत्र था। अच्छा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जूनागढ़ गिरनार क्षेत्र पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। ठीक है, तो ये जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। तो ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये क्या बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जूनागढ़ गिरनार क्षेत्र पर भी अधिकार हो गया था। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। ठीक है, ये सौराष्ट्र भी गुजरात में ही है और आपका अवंती जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पहले पढ़ चुके महाजनपद काल में, तो यहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। ठीक है, उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदूकुश पर्वत और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं और दक्षिण में कर्नाटक तक था। ठीक है, तो इतना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था। ये ईरान की सीमा से लगा हुआ था, यानी कि अफ़गानिस्तान, वर्तमान में जो अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य क्षेत्र का हिस्सा था उस समय। ठीक है, और दक्षिण भारत में कर्नाटक तक उनका हिस्सा था और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक उसका हिस्सा था और उत्तर में हिमालय की जो श्रृंखला है वहाँ तक। ठीक है, आज भी इतना बड़ा भारत नहीं है जितना बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। अच्छा, 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में,
प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल थे ये पुष्यगुप्त वैश्य। इन्होंने सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सौराष्ट्र में। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो ये पुष्यगुप्त हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल थे उस समय। जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को पूर्व में परास्त किया। तो जो सिकंदर अपने राज्य जीतकर और सेल्यूकस को अपना प्रतिनिधि बना करके गए थे भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, तो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य से इनका युद्ध हुआ था और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त कर दिया था। ठीक है, और इसने सेल्यूकस ने जब संधि हो गई तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिए थे। ठीक है, तो ये भी बात याद रखने वाली है। अच्छा, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। ठीक है, तो यूनानी लेखक क्या कहते हैं बिंदुसार को? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे ये बिंदुसार। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? अमित्रोकोडीज। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात। अमित्रघात यानी कि अमित्रघात का क्या अर्थ है? शत्रुओं का नाश करने वाला। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अमित्रघात। ठीक है, जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते थे, ये भी पूछा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। ठीक है, अच्छा, दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ठीक है, देखिए तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसके लिए किसको भेजा गया था? दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था इसने। ठीक है, इससे पहले अशोक से पहले इसके भाई को भेजा गया था लेकिन वह विद्रोह को नहीं दबा सका, तो फिर अशोक ने इस विद्रोह को दबाया था। ये उस समय उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, अशोक। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुसार के समय में जो सीरिया के शासक ने अपना राजदूत भेजा था उसका नाम क्या है? एंटियोकस प्रथम। ठीक है, ये डाइमेकस था। डाइमेकस नामक राजदूत भेजा किसने? एंटियोकस प्रथम ने। सीरिया के राजा थे ये एंटियोकस प्रथम। प्लिनी के अनुसार मौर्य राजदरबार में मिस्र के राजा टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस नामक राजदूत भेजा। तो जो मिस्र के राजा हैं उन्होंने कौन सा राजदूत भेजा? अपना डायोनीसियस। ठीक है, तो ये मिस्र के राजा कौन थे उस समय? टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दोनों के दोनों कई बार पूछे गए हैं। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो बिंदुसार ने क्या क्या मांगा था? मीठी शराब। ठीक है, मीठी शराब पीने का शौकीन था भाई बिंदुसार। सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। तो दार्शनिक को छोड़ करके एंटियोकस प्रथम ने ये दोनों चीज़ देना स्वीकार कर लिया था, मीठी शराब और सूखी अंजीर। ठीक है, अच्छा, एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार को भेज दी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में
अवंती उज्जैनी का उपराजा या वायसराय या राज्यपाल कुछ भी कह लीजिए था। ठीक है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, ये सब छोड़ करके पूरा भारत अशोक के अधीन था। ठीक है। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसा व्यावहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी लोग कर सकें। ठीक है। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविध आयाम थे। जो धम्म के आयाम थे वो क्या थे? सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ये त्रिविध आयाम कहलाते हैं। ठीक है। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है। तो ये 4 वर्ष तक तो लड़ता ही रहा अशोक अपने भाइयों से युद्ध, और जब उसने अपने 100 भाइयों की हत्या कर दी, उन्हें परास्त कर दिया, तो 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवना पियदस्सी कहा गया है। ये सब नाम जो है ईरानी परंपरा से जो है अशोक ने लिए हैं। ठीक है। ये दारा प्रथम थे ईरान के राजा उस समय, तो वहाँ अभिलेखों पर राजाओं को अपने नाम के सामने इस प्रकार के जो नाउन प्रोनाउन हैं ये लगाने का शौक़ था, और अशोक ने भी ईरानी परंपरा से ही देवनाम पिय और देवनाम पियदसी ये सब अपने अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है। जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं पूर्व सिविल सर्विस परीक्षाओं में आए हुए हैं, और ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किए हैं तो उनको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, और जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये ग्रीन कलर वालों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम पिय की उपाधि धारण करता था। ठीक है। तो एक तो देवनाम पिय उपाधि किसकी हो गई? अशोक की, और दूसरी किसकी हो गई? ये दशरथ। अच्छा, सिंगली थे। सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। ठीक है। तो सिंगली ग्रंथ क्या कहते हैं? दीपवंश और महावंश, कि भाई पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म है उसकी तृतीय संगीति हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगालिपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की। अच्छा, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के चौथे वर्ष निग्रोध नामक ये बौद्ध भिक्षु था। इन्होंने बौद्ध धर्म में या बौद्ध मत में अशोक को दीक्षित किया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? तो ये हैं निग्रोध बौद्ध भिक्षु थे ये, इन्होंने बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित किया था। ठीक है। और उसके बाद मोगालिपुत्तिस के प्रभाव में वह पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया था। तो ये मोगालिपुत्तिस जो थे ये भी बौद्ध भिक्षु थे, और इनके प्रभाव में आकर अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया था। तो बौद्ध मत में दीक्षित किसने किया? निग्रोध ने, और पूर्ण रूप से बौद्ध हो गए थे मोगालिपुत्तिस के प्रभाव में आकर। ठीक है। तो दो बात है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। दिव्यदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो जो दिव्यदान ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, ये क्या कहता है कि अशोक को उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु था उसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया।
ठीक है। अच्छा, मौर्य शासकों में अशोक और उसके पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो मौर्य शासकों में जो अशोक है और उसका पुत्र है दशरथ, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बाकी बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने तो लास्ट में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। वैसे अशोक पहले शैव धर्म को मानता था, भगवान शिव को मानता था अशोक पहले, और उसके बाद फिर इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, रज्जुक पहले केवल राजस्व विभाग का कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। रज्जुक अधिकारी के बारे में एक दो बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये रज्जुक जो हैं, एक तो ये राजस्व विभाग को देखते थे और न्याय अधिकार भी ये बाद में इनके पास आ गए थे। अच्छा, अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। ये अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। ठीक है, तो अग्रोनोमोई क्या था? जैसे आजकल डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उस समय अग्रोनोमोई कहते थे, तो जिला अधिकारी थे उस समय। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों के मुखिया को क्या कहा जाता था? सातवाह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सातवाह किसे कहते हैं, तो ये व्यापारी काफिलों का मुखिया होता था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राओं को रोक दिया तथा उसके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। ठीक है, अच्छा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पिंक कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद, ये 8वां शिलालेख कहता है अशोक का। ठीक है, तो राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद संबोधि या बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुम्मिंदेई अभिलेख में कहा गया है, रुम्मिंदेई गया तथा उनकी पूजा की। तो अशोक ने 10 वर्ष बाद संबोधि तथा 20 वर्ष बाद रुम्मिंदेई गया तथा उनकी पूजा की। ठीक है, इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय में द इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। ठीक है, 2-3 बार ये यूपीपीसीएस में क्रम पूछा गया है यात्रा का। तो अशोक की जो धर्म यात्राओं का क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले लुम्बिनी गए ये, सबसे पहले लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु। देखिए, सबसे पहले लुम्बिनी गए, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद बोध गया, उसके बाद सारनाथ, उसके बाद कुशीनगर और सबसे लास्ट में श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की, ऊपर पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है, तथा वहाँ एक शिला स्तंभ स्थापित किया। अच्छा, बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलि कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व कर 1/8 कर दिया। ठीक है, साधारण दिया, ये जो भू राजस्व कर था 1/6 लिया करता था। तो यहाँ क्योंकि बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो यहाँ पर उन्होंने बलि कर तो माफ़ कर दिया और भू राजस्व कर जो है उसकी दर 1/8 कर दी। ठीक है, 1/8। कालसी, गिरनार व दिल्ली मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन कौन सी लिपि में हैं? ब्राह्मी, ख्रोष्ठी और अरमाइक। ठीक है, अच्छा, कालसी, गिरनार तथा मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेख से ही ज्ञात होता है।
उसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। ठीक है, तो 3 प्रकार के लेख हैं इसके, एक तो शिलालेख हैं, दूसरे स्तंभलेख हैं, तीसरे गुहालेख हैं। अच्छा, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है। ठीक है, शिलालेख क्या है? 14 विभिन्न लेखों का समूह। ठीक है, जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 शहबाजगढ़ी, कहाँ से प्राप्त हुए हैं शिलालेख अशोक के? नंबर 1 शहबाजगढ़ी, नंबर 2 मानसेहरा, नंबर 3 कालसी, नंबर 4 गिरनार, नंबर 5 धौली, नंबर 6 जौगढ़, नंबर 7 एरारगुड़ी, नंबर 8 सोपारा। ठीक है, अच्छा, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है ये इम्पोर्टेंट है, और जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट कर रखा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं ये, तो ध्यान रखिएगा। दोबारा पढ़ देता हूँ। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर क्या है? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, वैसे तो 3 लिपियों में है अशोक के अभिलेख, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक लिपि। ठीक है, तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है, कई बार पूछा गया है, ये खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्र अभिलेख शर-ए-कुना नामक स्थान से ग्रीक तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक भाषा अभिलेख तथा, देखिए मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख और शर-ए-कुना नामक स्थान से ग्रीक तथा अरमेइक लिपि में शर-ए-कुना नामक स्थान से ग्रीक एवं अरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय ग्रीक और अरमेइक भाषा। तो शर-ए-कुना कौन सी लिपियों में था? ग्रीक तथा अरमेइक लिपियों में, दो लिपियों में था ये। और लगमान नामक स्थान से अरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये लगमान का जो अभिलेख था, तो इसकी लिपि क्या थी? अरमेइक लिपि। ठीक है, अच्छा, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन 19वीं सदी के सिक्कों और अशोककालीन शिलालेखों के तुलनात्मक अध्ययन से संभव हुआ। इसके बाद अशोक के पत्थरों पर उत्कीर्ण शिलालेख पढ़े जा सके। ठीक है, इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख है वे किसने पढ़े? ये जेम्स प्रिंसेप थे विद्वान, इन्होंने पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा, जी.आर. भंडारकर ने मुख्यतः अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया। ठीक है, तो अभिलेखों के आधार पर अशोक का जो इतिहास है वो किसने लिखने का प्रयास किया? D.R. भंडारकर। अच्छा, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। ठीक है, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि, जो प्राचीन अशोक की ब्राह्मी लिपि है, उसका पता कहाँ से चला है? अनुराधापुर, श्रीलंका से। ठीक है, कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। एक तो पिपरहवा है, दूसरा सोहगोरा है, और तीसरा है महास्थान। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो जैसे उर्दू लिखी जाती है ना, दाएं से बाएं, मतलब राइट टू लेफ्ट, और हिंदी कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट, मतलब हिंदी जैसे लिखी जाती है उसके विपरीत खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। ठीक है,
इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप, ग्रेट फैंड, लेसन आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो जो खरोष्ठी लिपि थी उत्तर पश्चिम भारत की थी। उत्तर पश्चिम भारत कौन सा था उस समय? आधुनिक पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान। ठीक है। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ठीक है। तो अशोक का नाम कौन से अभिलेख में मिलता है? गुर्जरा लघु शिलालेख। ठीक। मास्की, नेत्तूर एवं उदयगलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो अशोक का अशोक नाम कौन कौन से अभिलेख में मिला जी? तो एक तो गुर्जरा लघु शिलालेख हो गया, अशोक का अशोक नाम जो मिलता है, एक तो गुर्जरा लघु शिलालेख हो गया जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, और दूसरे मास्की, नेत्तूर और उदयगोलम के लेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक का जो व्यक्तिगत नाम है वो किन किन अभिलेखों में मिलता है, तो सभी अभिलेख आपके याद होने चाहिए, और 3 इनमें से दे देता है, चौथा किसी और में से दे देता है, तो आप तभी छांट पाएंगे तब जब आपके सभी अच्छी तरह से तैयार होंगे। ठीक है। अच्छा, बाब्रू या बैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। तो ये भाब्रू या वैराट शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को कहाँ का राजा बताया है? मगध का राजा। और अशोक के मगध की राजधानी कहाँ थी उस समय? पाटलिपुत्र हैं, जो आधुनिक पटना है आजकल। अच्छा, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। कौन सा? भाब्रू शिलालेख। ठीक है। अशोक के प्रथम शिलालेख में, मोस्ट इंपोर्टेंट, अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है: यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन लाखों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, जिसमें 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे, ऐसा प्रथम शिलालेख में अशोक ने कहा है। ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है आईएएस परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे तो पीसीएस परीक्षाओं में भी पैटर्न बन गया है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना, तो लैंग्वेज इसी प्रकार की होती है आईएएस के क्वेश्चनों की। ध्यान रखिएगा इसको कि ये प्रथम शिलालेख में लिखा गया है ये सब बात। अच्छा, 5वें स्तंभलेख में अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। तो 5वें स्तंभलेख में क्या है जी? अशोक द्वारा जो राज्याभिषेक का 26वां वर्ष बाद की बात है ये, कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का उल्लेख 5वें स्तंभलेख में मिलता है। ठीक है। अशोक के राज्यकाल की पहली घटना कलिंग युद्ध। अशोक के राज्यकाल की पहली घटना कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक की विजय हुई थी। तो इसका कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख से। इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व के लगभग घटित हुई। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था उसमें बहुत बड़ा नरसंहार अशोक के हाथों हुआ था, और इस जीत तो गए थे ये युद्ध, लेकिन
उसके पश्चात अशोक का हृदय द्रवित हो गया था और इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और कलिंग युद्ध पर हुई पीड़ा और अपना दुख पश्चाताप व्यक्त भी किया है 13वें शिलालेख में। ठीक है। अशोक के दीर्घ शिलालेख, ये 12वां शिलालेख है। इसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए। ठीक है। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था, ये कलिंग युद्ध के विषय में हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि ये नंदराज जो हैं इस समय कलिंग के राजा थे। ठीक है। किसी किसी पुस्तक में दिया है ये सब, तो ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में। अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत, देखिए कई डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि अशोक के बृहद शिलालेख में, दूसरे बृहद शिलालेख में निम्न में से कौन से राजा नहीं है। तो ये चोल है एक, तो पांड्य हैं, सत्यपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना प्राप्त होती है। तो ये देखिए इसमें दूसरे बृहद शिलालेख में कौन कौन है ये राजवंश। चोल नंबर 1, चोल नंबर 2 पांड्य, नंबर 3 सत्यपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी, ये सब मिलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन में इनमें से 3 दे देता है और एक कहीं और से दे देता है, छांटने के लिए आ जाता है। ठीक है। या ए बी लिस्ट में मिलान करवा लेता है। और आईएएस में तो सही तरह से पूछता है क्वेश्चन, 5-4 लाइन का क्वेश्चन बना करके। ठीक। तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी, श्रीलंका की सूचना प्राप्त होती है। तो 5 राजवंश हो गए। ठीक है। सॉरी। इसके अतिरिक्त 13वें बृहद शिलालेख में, 13वें बृहद शिलालेख में क्या है जी, चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी का उल्लेख प्राप्त होता है। तो दूसरे बृहद शिलालेख में और ये 13वें शिलालेख में क्या क्या मिलता है ये आपने देख लिया है। ठीक है। 13वें बृहद शिलालेख में। अच्छा, मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यमन राजाओं के साथ महत्वपूर्ण संबंध थे। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरी की पूरी 4-5 लाइन है ये। कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है और विभिन्न डायमेंशन से पूछा गया है। ठीक है। दोबारा पढ़ देता हूँ। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यमन राजाओं के साथ महत्वपूर्ण संबंध थे। ये कौन कौन थे? अंतियोक या एंटियोकस सेकंड। ठीक है। इन्हें दोनों नामों को याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि पेपर में कुछ भी दे दिया जाता है। अंतियोक भी दे दिया जाता है, एंटियोकस सेकंड भी दे दिया जाता है। एंटियोकस थियोस सीरिया का शासक था। ठीक है। तो ये अंतियोक या एंटियोकस सेकंड थियोस कहाँ का शासक था? ये सीरिया का शासक था। तुर्मे या तुर्माए, इसे दूसरा नाम क्या था इसका? टॉलेमी सेकंड फिलाडेल्फस, ये मिस्र का राजा था। ठीक है। अच्छा, अंतकिनी या एंटीगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। ठीक है। और मग ये साइरीन का शासक था। और अलेक्सुंदर ये अलेक्जेंडर एपायरस या एपीरस का राजा था। ठीक है। तो इनके साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे, 5 यमन राजा हैं ये, तो इनके साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से हमें इस बात का पता चलता है। ठीक है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगुरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना मौर्यकालीन प्राकृत भाषा और ब्रह्मलिपि में है। ठीक है, तो भाषा क्या है इन दोनों अभिलेखों की? सहगोरा और बोगुरा की भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्रह्मी। ठीक है, कुछ भी पूछ लिया जाता है कि भाषा कौन सी है तो प्राकृत है, और लिपि कौन सी है तो ये ब्रह्मी है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंधित है। तो बोगुरा जो अभिलेख है और महास्थान जो अभिलेख है, ये सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगुरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख, इनकी रचना मौर्यकालीन प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में है। ठीक है, तो सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख। सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से मिला है? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से मिला है। और महास्थान अभिलेख कहाँ से मिला है? बांग्लादेश के बोगुरा जिले से मिला है। ठीक है, तो इन दोनों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि को क्या थी इनकी? ब्रह्म लिपि। ठीक है, और ये दोनों ही अभिलेख सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख किस बात की सूचना देते हैं कि अकाल के समय जो राहत कार्य किया जाता था राज्य की ओर से, तो उसका वर्णन जो है इन दोनों अभिलेखों सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैन परंपरा में भी चंद्रगुप्त भद्रबाहु प्रसंग के साथ दीर्घ अकाल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त तो दक्षिण भारत ही चले गए थे भद्रबाहु के संग जब मगध में अकाल पड़ा था। अच्छा, मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। ठीक है, तो मौर्य काल में जो कोर्ट थे या न्यायालय दो प्रकार के थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। भाई धर्मस्थीय दीवानी मामले देखता था, जो धर्मस्थीय न्यायालय था वो दीवानी मामले देखता था, जो जैसे आपका भूमि विक्रय है या पैसों का लेन देन है, जो भी दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और कंटक शोधन जो है फौजदारी मामले देखता था। फौजदारी मामले कैसे होते हैं? जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जैसे कोई किसी को मार पीट दे, हत्या कर दे, इस प्रकार के जो मामले हैं वो कंटक शोधन न्यायालय देखता था। ठीक है, इन्हें फौजदारी न्यायालय कहते थे। किसको? कंटक शोधन न्यायालयों को। अच्छा, गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो जो गुप्तचर थे उन्हें गूढ़ पुरुष कहा गया है अर्थशास्त्र में, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के दो वर्गों का उल्लेख किया है। ठीक है, संस्था, नंबर 1 संस्था, अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले। ये जो गुप्तचर थे संस्था वाले, तो ये एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते थे। दूसरे प्रकार के थे संचरा, अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के गुप्तचर शामिल थे। ये संचरा जो है अनेक स्थानों पर भ्रमण करके और जो गुप्तचरी का कार्य है वो करते थे। ठीक है, अच्छा, ये गुप्तचर कई प्रकार के थे। कौन से वाले? संचरा वाले। कापटिक, उदा स्थित, ग्रहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी आदि। ठीक है, तो ये आपके संचरा गुप्तचर के प्रकार हैं। एक बार फिर पढ़ देता हूँ। कापटिक, उदास्थित, ग्रहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी आदि। अच्छा, अब मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। जो इंडिका पुस्तक है ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है और इसमें
पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की वर्णन दिया गया है। जैसे आज नगर पालिका होती है, उस समय भी नगर पालिका थी, ठीक है। तो इसका वर्णन मेगास्थनीज ने इंडिका में किया है। मौर्य साम्राज्य की जो नगर व्यवस्था है या नगर प्रशासन है उसका वर्णन। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी, ठीक है। इन 30 सदस्यों की कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य स्थानीय निकाय, नगर पालिका और पंचायतों द्वारा किया जाता है। आज भी किया जाता है जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य नगर पालिका और पंचायतों द्वारा, ठीक है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था, ठीक। तो विक्रय कर वसूल करना कौन सी समिति का था कार्य? ये छठी समिति का था। अच्छा, विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था, ठीक है। तो जो मूल्य होता था किसी भी वस्तु का, उसका 1/10 भाग विक्रय कर के रूप में वसूल किया जाता था। इस कर की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो बिक्री कर यदि कोई चोरी कर ले तो उसको जो है मृत्युदंड दिया जाता था। बहुत बड़ी सज़ा थी मौर्य काल में ये, ठीक है। हमारे यहाँ तो सेल टैक्स की चोरी इस देश में, चलिए खैर ये सब चीज़ें यहाँ बोलने की नहीं है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है, ठीक है। तो नगर के पदाधिकारियों को मेगास्थनीज क्या कहता है? एस्टिनोमोई, ठीक। अच्छा, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। तो जो मेगास्थनीज है ये सेल्यूकस निकेटर, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था और इसकी बेटी से शादी की थी, तो सेल्यूकस ने ही भेजा था मेगास्थनीज को अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो ये यूनानी राजदूत था, ठीक है। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, आज भी चलाया जाता है। तो जिसका प्रमुख नागरिक था, ठीक है। अच्छा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पिंक कलर से हाईलाइट किया गया है। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। तो मेगास्थनीज की जो भारतीय समाज की व्यवस्था को 7 श्रेणियों में विभाजित करने वाली बात है वो कौन कौन सी है? नंबर 1 दार्शनिक माने हैं उसने भारतीय समाज में। नंबर 2 कृषक। नंबर 3 पशुपालक एवं शिकारी। नंबर 4 शिल्पकार एवं व्यापारी। नंबर 5 योद्धा। नंबर 6 निरीक्षक और नंबर 7 मंत्री एवं उपदेशक, ठीक है। अच्छा, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मेगास्थनीज जो है समाज में दास प्रथा के संबंध में क्या कहता है, या मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित थी अथवा नहीं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मेगास्थनीज ने जो भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कि मेगास्थनीज द्वारा भारत को 7 श्रेणियों में, भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित करने में कौन सी श्रेणी जो है नहीं थी, ठीक है। और मेंस में भी आपको लिखने को तो आएगा ही, तो सभी आप 7 के 7 श्रेणी को याद रखें, तभी आपका आंसर निकल पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक भिन्न दे देता है उसमें से। अच्छा, उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पैसा अपना सकता था, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन थी उस समय मौर्य काल में कि अपनी जाति के बाहर वो विवाह नहीं कर सकता था और उससे भिन्न पैसा, जैसे नाई है तो नाई का कार्य करेगा,
ठीक है, बढ़ई है तो बढ़ई का कार्य करेगा। तो एक बढ़ई जो है लोहार का कार्य नहीं कर सकता था, ठीक है, या एक नाई जो है सुनार का कार्य नहीं कर सकता था, ठीक है। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी, ठीक है जी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय सत्ता केंद्र की राजधानी पाटलिपुत्र, तो जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी अशोक के समय में वो पाटलिपुत्र थी, और जो मगध साम्राज्य है उसको 4 प्रांतों में बांटा गया था। देखिए प्रांत है एक साइड और दूसरी तरफ उनकी राजधानी थी। तो उत्तरापथ जो प्रांत था इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ये आजकल पाकिस्तान में है उत्तरापथ, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान जो है। अवंतीरठ की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। कलिंग, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली, ये उड़ीसा का क्षेत्र है। कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था, ये कलिंग में लड़ा गया था। और दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? स्वर्णगिरी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रांतों की राजधानियाँ भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो दक्षिणापथ, भाई दक्षिण में कोलार की खान है तो वहाँ पे स्वर्ण मिलता है, तो वहाँ ये स्वर्णगिरी ऐसे याद रख सकते हो आप। और उत्तरापथ जो है ये पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में ही तक्षशिला है आजकल, एक तक्षशिला राजधानी वहाँ हो गई। अवंतीरठ, अवंती की उज्जैनी हो गई। अवंती कहाँ है आपकी? मध्य प्रदेश में, और उज्जैन भी मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और कलिंग, ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली। कलिंग तो सभी को याद रहेगा, कलिंग का तो भयानक युद्ध हुआ था, अशोक ही युद्ध करके पछता था, इतना बड़ा हत्याकांड हो गया था। अच्छा, भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे, ठीक है। तो ये भाग और बलि कर थे उस समय के, ठीक है। जैसे आजकल विभिन्न प्रकार के कर हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, तो उस समय भाग एवं बलि ये टैक्स थे या राजस्व के स्रोत थे, ठीक है। हिंदी में राजस्व के स्रोत कह सकते हैं। अच्छा, अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का भूमि पर सर्वोच्च अधिकार था और राजकीय भूमि से आय तथा कृषकों से उपज का भाग 1/6 कर के रूप में लिया जाता था, ठीक है। तो मौर्य काल में कृषकों से उपज का कितना भाग लिया जाता था? 1/6। जितनी उपज हुई है खेत में उसका 1/6 लिया जाता था राजकीय भूमि से आए, और इस कर को भाग कहते थे, ठीक है। तो ये जो भूमि से कर प्राप्त होता था 1/6, इसको भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था, ठीक है। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है समाहर्ता के विषय में। और ये जो अभी मैंने ऊपर आपको टैक्स के विषय में बताया है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं, आप याद रखिएगा। अंत्यपाल सीमा रक्षक, ठीक है भाई, अंत्य यानी के अंदर एक तरह से रख लीजिए, तो सीमा के अंदर है। तो अंत्यपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि परदेष्टा आयुक्त या कमिश्नर था। तो जैसे आजकल कमिश्नर हैं, हिंदी में उन्हें आयुक्त कहते हैं, तो उस समय कमिश्नर को क्या कहते थे? परदेष्टा, मौर्य काल में। अच्छा, उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य मुख्य पदाधिकारी इस प्रकार थे: पण्याध्यक्ष या वाणिज्य का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सोनाध्यक्ष और बूचड़ खाने का अध्यक्ष, ठीक है। तो सोनाध्यक्ष क्या था जी? ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। और गणी का अध्यक्ष क्या था? ये वेश्याओं का इंस्पेक्टर था, वेश्याओं का निरीक्षक। और सीता अध्यक्ष कौन था अधिकारी? ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। और अकराध्यक्ष
क्या था, ये खानों का अध्यक्ष था, ठीक है। जैसे लोहे की खान है और कोयले की खान है, तो इन खानों का कौन अध्यक्ष था, अकाराध्यक्ष, ठीक। लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं, इसमें ये अनेक बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं अधिकारियों के नाम। लक्षणाध्यक्ष कौन था, मुद्रा निर्माण का अध्यक्ष, ठीक है। और ये लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष था, और नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है जी। कुछ मौर्यकालीन उच्चाधिकारी मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ। तो समाहर्ता ये राजस्व विभाग का प्रधान था, जो वित्त मंत्री कहलाता था। समाहर्ता कई बार पूछा गया है। सन्निधाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष था, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष होता था, जो सिक्के जारी करता था। पोतवाध्यक्ष माप तोल का अध्यक्ष था। अकराध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष था। विविता अध्यक्ष ये चरागाहों का अध्यक्ष था। पण्याध्यक्ष ये व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था, ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद एक तरफा नहीं माना गया, ठीक है। पारस्परिक द्वेष सहमति की स्थिति में, जैसे आजकल तलाक होते हैं, ये उसी की बात कर रहा है, विवाह विच्छेद। तो अर्थशास्त्र में जो तलाक है एक तरफा नहीं माना गया है। ये कारण दिया है इसने, पारस्परिक पति पत्नी में तो विद्वेष हो या उनमें सहमति की स्थिति में विवाह विच्छेद का प्रावधान भी मिलता है। और मौर्यकालीन समाज में तलाक प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके चरित्र खराब होने या पुरुष शक्ति खोने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी, ठीक है। तो भैया अगर मौर्य काल में पैदा होते तो जो गड़बड़ी करते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के भाग सकती थी, ठीक है। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति द्वारा नियत अवधि प्रतीक्षा के बाद दूसरे विवाह का प्रावधान बताया गया है, ठीक है। तो ये व्यवस्था थी। अच्छा, मनुस्मृति के अनुसार कुछ क्षत्रिय जातियां जैसे यवन, शक, पहलव, किरात, दरद, खश आदि वैदिक कर्म छोड़ने और ब्राह्मणों की उपेक्षा से धीरे धीरे वत्सलत्व को प्राप्त हो गई, ठीक है। अच्छा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था, जहाँ से भारत का राजकीय चिन्ह लिया गया है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह की आकृति बनी है। ये चारों सिंह जो है एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े हुए हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। ये 4 सिंह किसका प्रतीक है, शक्ति का। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन अनेक स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि मौर्य स्तंभ जो हैं वे कैसे हैं, तो ये बलुआ पत्थरों से और चुनार से मंगाए जाते थे, ठीक है। अच्छा जी, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो सांची का स्तूप है वो आर्किटेक्चर के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है जी। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जी, विभिन्न दृष्टिकोण से पूछा गया है, कहाँ है या किसने निर्माण कराया है। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था और भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, ठीक है। सांची की स्तूप की खोज हेनरी टेलर तथा भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो सांची का जो स्तूप है इसकी खोज किसने की थी, हेनरी टेलर ने। और भरहुत के स्तूप की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक है। अमरावती का जो स्तूप है ये आंध्र प्रदेश में है, दक्षिण भारत में कहिए, ठीक है।
आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है अमरावती का स्तूप। ठीक है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। अच्छा, सारनाथ का धमेक स्तूप मूल रूप से अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जिसका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में निर्मित हुआ। ये इस परीक्षा में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और लेटेस्ट पूछा गया है। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है, इसका मूल रूप से अशोक द्वारा बनवाया गया था, जिसका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में निर्मित हुआ। यह बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है, जो सारनाथ का धमेक स्तूप है। ठीक है, तो जो सारनाथ का धमेक स्तूप है, इसका ध्यान रखिएगा, मूल रूप से अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिसका बाद में कुछ जो है हिस्सा या तो मरम्मत करवाई गई है इसकी, या कुछ इसको चेंज किया गया है, तो ये गुप्त काल में करवाया गया है। ठीक है, तो ये 2 राजाओं के समय में इसका निर्माण हुआ है धमेकी स्तूप का, एक तो मौर्य सम्राट अशोक के समय में और एक गुप्त काल में। ठीक है जी। बिहार में पटना या पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग में लकड़ी की प्राचीर के अवशेष और कुम्भरहार में 80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो उस समय लकड़ी के महल बनते थे, जो मौर्य साम्राज्य था जिस समय। ये पटना या पाटलिपुत्र, आजकल आधुनिक नाम तो पटना है और प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, ये बिहार में है, बल्कि बिहार की राजधानी है पटना वर्तमान में। इसके समीप बुलंदी बाग में लकड़ी की प्राचीर के अवशेष मिले हैं और कुम्भरहार में 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार के अवशेष मिले हैं, जिसके फर्श में लकड़ी का प्रयोग का प्रमाण प्रकाश में आया है। अच्छा, इन्हें प्रकाश में लाने का जो श्रेय है इस पूनर महोदय को है। ठीक है, और बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बुलंदी बाग से परकोटा कहते हैं, जैसे किसी भी किले या महल को 4 दीवारी से सुरक्षित कर दिया जाता है तो उसे परकोटा कहते हैं। ठीक है, तो बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्भरहार से जो महल था राजप्रसाद, उसके अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृद्धृत की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। ठीक है, तो अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धृत की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ये शुंग वंश का प्रथम शासक भी बना था पुष्यमित्र शुंग। चलिए आगे चलते हैं। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में तुषास्प ने इसमें से नहरें निकलवाई थी और रुद्रदामन के शासनकाल में सुदर्शन झील का बांध नष्ट हो गया था, जिसके फलस्वरूप रुद्रदामन के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख ने बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन लगभग आता है ये। ठीक है, पहले भी आया है और अब भी आ रहा है, और अब तो IAS परीक्षा में इसको मॉडर्न तरीके से पूछा जा रहा है। तो ये 4 और 5 लाइन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अभी पढ़ी है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। जो रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के जो पश्चिमी प्रांत के गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य, इन्होंने सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और सम्राट अशोक के शासनकाल में तुषास्प ने इसमें से नहरें निकलवाई थी
और रुद्रदामन के शासनकाल में सुदर्शन झील का बांध नष्ट हो गया था, जिसके फलस्वरूप रुद्रदामन के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख ने बांध का पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है। अच्छा, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील के बांध के पुनः टूट जाने पर स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील की पुनः मरम्मत कराई। ये जितने भी 8-10 लाइन हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आता है और इसमें से कई डायमेंशन से क्वेश्चन बन रहे हैं और सभी डायमेंशन से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है। कुछ किसी भी प्रकार से पूछ लेता है। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा, तो वैश्यगुप्त जो इसका सौराष्ट्र क्षेत्र का गवर्नर था इसने करा। ठीक है। और सम्राट अशोक के शासनकाल में इसमें से नहरें किसने निकलवाई, तो दुःशासन ने निकलवाई थी। ठीक है। और रुद्रदामन के शासनकाल में इसका मरम्मत किसने कराई थी, तो सुविशाख ने करवाई थी। ठीक है। और स्कंदगुप्त के समय में जो सुदर्शन झील का बांध टूटने के बाद इसकी जो मरम्मत करवाई थी, ठीक है, किसने करवाई थी, ये पर्णदत्त थे इसके गवर्नर सौराष्ट्र के। इन्होंने पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनः मरम्मत कराई थी। ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।